ये पीएफ क्लासेस। ठीक है। हम पढ़ा रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये किसी ने मेरे से ज्योग्राफी भी पूछ ली थी। सही रहा मैंने कर दिया, वरना शक कर लेते कि केसी टॉपर है या टॉपर है, क्या है। टॉपर भी बोल सकते थे। नहीं बता पाता तो, बट फॉर्चुनेटली वो आसान क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है बता दे। उस मोमेंट पे पता हो तो जरूरी नहीं हमेशा बता रहे। चलो भाई साहब। कहाँ है वो? आज आए नहीं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं शायद मोहित। ज्योग्राफी चल रहा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने कल क्लास ली थी या रिकॉर्डिंग देखी होगी, तो हमने कल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था। हल्का सा रिकैप स्टार्टिंग के 5 मिनट में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो हमने स्टार्ट किया था, वो यही था कि पहले तो आप यूनिट चेक करेंगे। यूनिट आपको ध्यान रखनी है। किलोमीटर पर आवर को कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो वो सारे कन्वर्जन हमने आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि हमें कैसे करने होते हैं। राइट। तो सबसे पहले तो हमने आपको यूनिट बताई थी, यूनिट चेंज करना, राइट। उसके बाद जो सेकंड चीज हमने आपको बताई थी, सेकंड चीज, पहली चीज तो मैंने आपको यही बताई थी, कन्वर्जेंस। सेकंड चीज जो बताई थी, वो बताया था कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक ही फॉर्मूला है बस। मतलब इसी फॉर्मूले से पूरा चैप्टर करना है, इसी में चेंजेस ला ला के। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपकी बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो ऊपर किलोमीटर है तो डिस्टेंस, नीचे आवर्स है तो टाइम। अगर भूल भी जाओ तो वहां से फॉर्मूला याद आ जाएगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाड़ी किसी स्पीड से चलती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, या मतलब थोड़ा बहुत जैसे घूमते हैं तो इतना तो सुना ही होगा ना, ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है या 150। तो ऊपर किलोमीटर है तो दैट मीन्स डिस्टेंस, नीचे डिवाइड में घंटे है तो आर। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा जो हमने बताया था आपको, ये बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओब्वियसली भाई, इस फॉर्मूले में इसको तो हमने कांस्टेंट कर दिया, तो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? टाइम से। इसका मतलब ज्यादा टाइम लगेगा तो कम स्पीड है, कम टाइम लगेगा तो ज्यादा स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना। ये मैंने आपको बताया भी था कि डिस्टेंस को ध्यान रखना। अभी पता चला ये इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस कांस्टेंट है ही नहीं। डिस्टेंस अलग अलग थी, आपने अपना इन्वर्जन लगा दिया और आंसर भी निकाल दिया। बी वेरी अवेयर। अगर फोर्थ मतलब बोलेंगे टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये दो चीजें हमने आपको बताई थी, राइट। तो ये दो फॉर्मूले हो गए थे। दो ही चीजें कांस्टेंट हो सकती थी, या तो डिस्टेंस हो सकती थी या टाइम। दोनों फॉर्मूले हमने आपको बता दिए थे। एक तीस पांचवें नंबर में हमने बताया था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने बस आपको एक ही फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। राइट गाइस। और कुछ तो नहीं बताया था, बस यही बताया था कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप टोटल डिस्टेंस निकाल दो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। तो जैसे हमने आपको इसमें बताया था कि अगर कोई डिस्टेंस डी है और उसको वो हाफ हाफ में ब्रेक कर रहा है, डी बाई टू, यहाँ पे अलग स्पीड है, यहाँ पे अलग स्पीड है। V1 यहाँ पे V2 है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, राइट। हाफ हाफ इंटरवल में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि यहाँ पे हाफ है फिर हाफ है। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड आती थी, वो क्या आती थी गाइस? बताओ कोई। 2/1/V1 प्लस 1/V2, दोनों का हार्मोनिक मीन। राइट। अगर मैं बोलता यही डिस्टेंस आपकी थ्री पार्ट्स में है, मतलब D/3 को V1 स्पीड से कर रहा है, D/3 को V2 स्पीड से कर रहा है, वो D/3 को V3 स्पीड से कर रहा है, तो एवरेज स्पीड कितनी आती है गाइस? बोलो कोई भी। 3/1/V1 1/V2 प्लस 1/V3। ये सोल्व करके भी दिखाया था। अभी समझा रहे हैं लेकिन कल सोल्व करके दिखाया था। दिस इज जस्ट अ रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लास। ओके। अभी इसी वाले में हमें एक चीज आपको और बतानी थी कि अगर देखो एवरेज स्पीड, एक तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जब वो हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हमने फॉर्मूला निकाल दिया। अगर हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं भी होती तो हम कैसे निकालते? अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं भी होता तो हम इसी फॉर्मूले से निकालते। केवल ये फॉर्मूला याद रखते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको हम इस तरह के एग्जांपल से ले सकते हैं। देखो इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? D/3 प्लस D/3 प्लस D/3। दिस इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ पे कुछ टाइम T1 लगा होगा, अलग अलग टाइम लगा हो ना, अलग अलग स्पीड है तो सेम टाइम कैसे लग सकता है? अलग अलग टाइम लगेगा।
तो पहले वाले में कितना टाइम लगा होगा, d/3 को किस स्पीड से, v1 से, फॉर्मूला लगाया टाइम का, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वापस से d/3 v2, वापस से d/3 v3। तो पहले ऊपर तो d आ जाएगा, d/3 प्लस d/3 प्लस d/3 d आ जाएगा, d से d कट जाएगा, कॉमन लोगे तो वापस से यही आ जाएगा, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। कहने का मतलब ये, अगर आपको याद नहीं भी हो तभी भी आप कर सकते हैं। इट इज जस्ट द फैक्ट कि आप जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज द फॉर्मूला इज दिस ओनली, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी देखो ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, एक होता है आपका टाइम कांस्टेंट, राइट। कभी कभी आपका टाइम कांस्टेंट होता है। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट पे हमने दो चीजें बताई, एक तो सिंपल स्पीड, एक एवरेज स्पीड। अगर आप माइंड मैप बना रहे हो अपने दिमाग में, तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे हमने दो चीजें बताई, एक तो सिंपल स्पीड निकालना, वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड देन एवरेज स्पीड निकालना, दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड्स। अब ऐसे ही टाइम कांस्टेंट पे हमने पहली चीज बताई थी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि देखो टाइम तो कांस्टेंट हो गया उस फॉर्मूले में, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और एक और दूसरा केस क्या आ जाएगा, मान लो कि वो हाफ डिस्टेंस को, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, टाइम कांस्टेंट है, तो लेट सपोज वो कोई डिस्टेंस है, उसको आपका S1 स्पीड से करता है पहले 1 घंटे में, राइट, और फिर दूसरे घंटे में S2 स्पीड से करता है सेकंड आवर में, मतलब यहाँ पे भी 1 घंटा है, यहाँ पे भी 1 घंटा है, एक एक घंटे में S1 और S2 से करता है। यहाँ मतलब S1 पहले 1 घंटे में उसने S1 स्पीड से काम किया, मतलब दूरी तय करी S1 किलोमीटर पर आवर से, दूसरे 1 घंटे में S2 किलोमीटर पर आवर से की, इस बार टाइम कांस्टेंट है। तो इस केस में एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, तो आपको तो पता ही है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हैव आई टोल्ड यू समथिंग एल्स, नहीं कुछ और नहीं बताया ना। तो देखो टोटल टाइम तो 2 घंटे है, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में। अब हाफ वाला जो फर्स्ट हाफ है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस आएगा। जब आपको टाइम और स्पीड दोनों हुआ है, दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इंटू टाइम, एक ही तो फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये S1 × 1 हो जाएगा, ये S2 × 1 हो जाएगा। इस केस में जो स्पीड आएगी वो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। अगर आपका टाइम कॉन्स्टेंट है तो वो अरिथमेटिक मीन आता है स्पीड का, या V1 ले लेंगे, सिंपल याद रखने के लिए V1 ले लेंगे, जैसे पहले V1 V2 लिया है, तो V1 प्लस V2/2 आ जाएगी। अगर टाइम कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक मीन। देखो स्टेटमेंट बन के आ सकता है फ्यूचर में, इसलिए बता रहा हूं मैं, स्टेटमेंट बन के आ सकता है फ्यूचर में कि इफ द टाइम इज कांस्टेंट, उसको रिवर्स कर देंगे, टाइम कांस्टेंट वाले पे लिख देंगे हार्मोनिक मीन, और स्पीड कांस्टेंट वाले पे लिख देंगे अरिथमेटिक मीन। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है देन इट इज हार्मोनिक मीन, बट वो उल्टा लिख देंगे और दोनों ऑप्शन भी बना देंगे, फिर नाइदर वन नोर टू होगा, फिर आप समझेंगे यार हार्मोनिक मीन क्या है, अरिथमेटिक मीन क्या है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड एज वेल एज हाउ इट इज रिलेटेड विद अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखो एवरेज स्पीड बस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो मैंने अभी बॉक्स किया है, लेकिन दूसरी चीजें इससे हो सकती हैं, राइट। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आएगा गाइस, V1 प्लस V2/2। अगर वो n पार्ट्स में करता, पहला घंटा दूसरा घंटा ऐसे n घंटे तक काम करता, तो स्पीड आ जाती V1 प्लस V2 प्लस Vn डिवाइडेड बाई n, राइट। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो दोनों हमने सिखाया आपको, माइंड मैप आपका बन चुका होगा। इस तरह से हमने, ये रिकैप है, अगर आप देखोगे तो ये रिकैप है, ये एक पेज रिकैप है, ज्यादा छोटा हो गया। नाउ आई विल चेंज द, लेट इट, विल मेक इट लाइक दिस। तो अभी ये वाला रिकैप है पूरा। इसी में किसी को डाउट है, एक्चुअली यहाँ पे भी सही से नहीं दिख रहा है, यहीं पे सही दिखेगा। ओवरऑल आई थिंक यू हैव गोट इट, डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में सिंपल स्पीड, और डिस्टेंस कांस्टेंट के केस में एवरेज स्पीड। टाइम कांस्टेंट के केस में सिंपल स्पीड, और टाइम कांस्टेंट के केस में एवरेज स्पीड। और सिंपल फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब कभी भी काम ना करे तो वैल्यू मान के सीधा फॉर्मूला लगा देना। और जो मैंने आपको इक्वेशन फॉर्मेशन पहले सिखाई थी स्टार्टिंग वाली क्लास में, उसी से इक्वेशन फॉर्मेशन कर देना, मतलब जो थ्योरी लिखी हुई है उसी को इक्वेशन फॉर्मेशन कर देना, और आंसर आ जाएगा। सबसे बेसिक तो वही है, ठीक है। तो जैसे इस बार एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा ही सिखाने के बाद, जिससे आपको थोड़ा फील आए। इसी साल का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो गाइस, ये क्वेश्चन है CAPF 2023 का। इसमें पूछा था, इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, कार ए टेक्स 1 hour मोर देन कार बी विच ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 60 km/h टू कवर सम फिक्स्ड डिस्टेंस। तो आपको पता चल गया फिक्स डिस्टेंस है, दैट मीन्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्पीड, राइट।
क्योंकि लिखा हुआ है सम फिक्स्ड डिस्टेंस। तो कार ए की जो स्पीड होगी मान लो एस ए है, और कार बी की स्पीड मान लो एस बी है, तो एस ए बाई एस बी क्या होगा? टी बी बाई टी ए, राइट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एस ए का इधर टी ए आएगा नीचे, एस बी का ऊपर टी बी जाएगा। एस ए अपॉन एस बी बराबर टी बी अपॉन टी ए, बिकॉज द डिस्टेंस इज सेम, और यू कैन राइट इट लाइक दिस, एस ए इज डी बाई टी ए, एस बी इज डी बाई टी बी, राइट? टाइम इज तो डी डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डायरेक्टली उसका उल्टा हो जाता है, एस बी यहाँ है तो यहाँ आ जाता है, ऐसे यहाँ है तो टी ए नीचे आ जाता है, तो वही बात है, डिवाइड करके लिखो है वैसे, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है। तो जो बोला उसको लिख दो, कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी, तो कार बी भी तो कुछ टाइम लेती होगी ना भाई, हमें पता नहीं है कितना ले रही है, मान लो टी टाइम ले रही है, तो कार ए कितना टाइम लेगी? टी+1। और देखो स्पीड किसकी दी हुई है? कार बी की, 60 किलोमीटर पर आवर, वो लिख दो। तो एस ए बाई 60 इज इक्वल टू, कार ए टेक्स 1 आवर मोर देन कार बी, तो कार बी मान लो टी ले रही है, तो कार ए टी+1 लेगी। किसी को डाउट है इस इक्वेशन में? वेरी इजी इक्वेशन, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब आगे पढ़ो, इफ कार ए हैड डबल डी स्पीड, इट वुड कवर द डिस्टेंस इन 1 आवर लेस टाइम देन कार बी ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर। मतलब कार बी तो सेम ही स्पीड पे है, कार ए ने अपनी डिस्टेंस स्पीड डबल कर दी, तो वो 1 घंटा कम लेगी। तो इस केस में आप क्या लिखेंगे? 2 sa डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई टी-1। सिंपल लिखो ना जल्दी से, यही तो है, ऊपर वाला फॉर्मूला तो सेम है, बस यहाँ पे कार ए की स्पीड डबल हो गई है, कार बी की स्पीड सेम है, और जो कार ए का टाइम है वो टी-1 हो गया है। अगर कार बी का टाइम टी था, तो हमने सेम टाइम क्यों ले लिया? क्योंकि कार बी की जो स्पीड थी वो सेम ही थी, 60 ही थी ना, पहले भी 60 थी फिर भी 60 ही थी, तो कार बी का टाइम हमने सेम ही लिया है, टी। आप बोलोगे अलग नहीं आएगा, अलग नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम ही डिस्टेंस है और सेम ही स्पीड है। तो अब दोनों इक्वेशन में क्या चीजें दिख रही है आपको? दोनों में डिवाइड कर दो, ऐसे कट जाएगा। डिवाइड करोगे, इतना तो सोचना पड़ेगा, देखो गाइज, है ना, थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा इसको। डिवाइड करोगे तो 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी-1 डिवाइडेड बाई टी+1, टी भी कट जाएगा एक, तो यहाँ पे टी+1 इज 2t-2, दैट मीन्स टी इज इक्वल टू 3, मतलब 3 आवर्स उसका टाइम है। अब उन्होंने क्या पूछा है? व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार ए, तो यहाँ पे रख दो, पहले वाले में रख दो टी को 3, यहाँ पे रख सकते हो सीधा। तो एस ए बाई 60 इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स एस ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू 60, दैट मीन्स 4 15 45 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू राइट 2 इक्वेशंस। आप उसको सेकंडों में लिख सकते थे अगर आपको पता होता कि फिक्स डिस्टेंस दी हुई है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। यू कुड हैव रोट बोथ द इक्वेशंस इन सिंगल, मतलब 30 सेकंड्स। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो 30 सेकंड में आप दोनों इक्वेशन लिख के फिर, अब 2 इक्वेशन लिखने के बाद बचा ही क्या है? डिवाइड ही तो कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो ऐसे कट जाएगा, इक्वेशन सोल्व करनी है, टी आ जाएगा, टी को वापस रखोगे तो ऐसे पूछ रहा है वो, ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल उन्होंने पूछा था, सिंपल कंसेप्ट को रिपीट किया था। ठीक है, वैसे तो ऐसे लिख के भी आ जाता, लेकिन देख रहे हो आप, इससे एक स्टेप बढ़ रहा है ना, डी लिखोगे फिर डिवाइड करोगे, थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, मतलब टाइम बच जाता है। अगर आपको पता है स्पीड सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यू विल राइट इट डायरेक्टली, और इसी फॉर्मूले से आप दोनों इक्वेशन, मतलब आपको ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्टली लिखोगे SA/60 इक्वल टू T/T+1। थोड़ा सोचोगे ना दिमाग में, मैथ इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, मैथ is equals to visualization. As far as my experience is concerned, I don't know, it can differ for person to person, बट अगर आप विजुअलाइज नहीं कर सकते हो अपने दिमाग में, और उसको सोच नहीं सकते हो उस तरह से कि क्या लिखा है उसको लिखना कैसे है, तो आप मैथ में बहुत स्ट्रगल करने वाले हो। आप विजुअलाइज करो उसको, मतलब अपने दिमाग में इमेजिनेशन को पहुंचा दो उस जगह पे, कि हाँ आप वो चीज देख रहे हैं। तो विजुलाइज कर रहे थे, मैं अभी दिमाग में विजुलाइज कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख रहा है। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन मुझको डिस्टेंस कांस्टेंट दिख रहा है, उससे नेक्स्ट विजुअलाइजेशन मुझको टाइम कांस्टेंट दिख रहा है, उससे नेक्स्ट विजुअलाइजेशन मुझे एवरेज स्पीड इन रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कांस्टेंट दिख रही है, उसके बाद मुझे एवरेज स्पीड इन रेस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट दिख रही है, उसके बाद मुझे एवरेज स्पीड इन मिक्स्ड कंडीशन दिख रही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे 4 चीजें तुरंत विजुअलाइज हो जा रही है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में। इस तरह से आपको जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए to do maths, so that you can quickly visualize it and attach it with the formulas. Okay, have you got this? किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, you can raise your hands, because this is the question of the recent of the this year. Yes अंकिता बताओ। कल्पेश, yes। सर yes मतलब कल्पेश। उस लेवल तक जाने के लिए विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस के अलावा और? देखो
माइंड मैप, मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो एक पेज जो आपका एक चैप्टर का है ना, आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है तो यू शुड रिमेंबर कि हाँ प्रॉफिट परसेंटेज होती है, लॉस परसेंटेज होती है, 100 से शुरू करते हैं, ऐसे डिस्काउंट लेते हैं, ज्यादा कम 100 पे कर लेते हैं, और अगर आपका वो प्रॉफिट ऊपर लिखा है तो डिवाइड में ऊपर प्रॉफिट आता है, नीचे सीपी आता है, ऐसे विजुलाइज करो आप। वो एक पेज आपको विजुलाइज होना चाहिए जो आपका फॉर्मूला पेज है, और उसको बार बार इक्वेशंस क्वेश्चन से अटैच करो और पीवाईक्यू सोल्व करो। मतलब दिस इज द गोल फॉर एनी सब्जेक्ट। आप हिस्ट्री की बात करोगे तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन है तो उन्होंने ये पूछ रखा है, बुक का नाम पूछा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब एंड हुई ये पूछा है, चिरंड कहाँ पर, मतलब लास्ट वाली कहाँ पे था 1920 तक ये पूछा है, उन्होंने लोकेशन से ऐड करवाई है, उसके अलावा ये चीजें ऐड करवाई है, बची हुई क्या पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट पूछ ली है। तो ऐसे विजुलाइज करो उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या पूछ ली है, जो बची हैं उनको विजुलाइज करो। मतलब अपने दिमाग की विजुअल मेमोरी को यूज करो, जितना सोच सकते हो आप आंख बंद करके, ठीक है, उससे यू विल एक्चुअली इनहांस दिस मेरे हिसाब से। ठीक है। थैंक हाँ, मतलब अब वो एक, मतलब इसीलिए बोलते हैं लेस इज मोर। अगर आप कम पढ़ेंगे ज्यादा करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पढ़ेंगे तो कितने भी सारे में से विजुलाइज करेंगे, लेकिन अगर आपके पास सोर्स एक है, बार बार पढ़ा हुआ है, तो आप अटैच कर पाओगे उसको उसी चीज से। जैसे मैंने आपको चार ही तो फॉर्मूले बताए हैं। अभी आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको, राइट, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। देखो इसमें क्या लिखा है, एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 25% एवरी आवर इफ ही रन 60 किलोमीटर इन 1 आवर। तो पहले वाले में उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, राइट। अगली बार आपकी उसकी स्पीड 25% कम हो जाएगी, उससे अगले में 25% और कम हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ घंटों का हिसाब नहीं आ रहा गाइस, हर एक घंटे में स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है तीनों घंटे में। इसका मतलब जो आपकी वो आएगी एवरेज स्पीड, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 आएगी। इस तरह से आप कर सकते हो, देखो वही फॉर्मूला है सेम। थोड़ा सोचो ना कि हाँ हर घंटे में उसको स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब हर बार एक एक घंटा वो ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन मुझे तीनों घंटों की स्पीड पता है तो मैं V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3 कर सकता हूँ, राइट, बिकॉज आई हैव टोट यू दिस। अगर आपको नहीं भी पता होता गाइस तो आप कैसे करते हैं, चलो आपको नहीं पता, लेकिन एक बेसिक फॉर्मूला तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये आप कभी नहीं भूल सकते हैं। ये आप कैसे भूल सकते हैं, जब आपको बता दिया एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम अलग अलग निकालना होता है और तब फॉर्मूले में रखना होता है। तो टोटल टाइम तो भाई 3 ही घंटे है। अब देखो पहले घंटे में कुछ डिस्टेंस रही होगी, दूसरे घंटे में कुछ डिस्टेंस रही होगी, तीसरे घंटे में कुछ डिस्टेंस रही होगी। 16 किलोमीटर दे ही रखी है पहले घंटे की डिस्टेंस, तो 16 लिख दो। दूसरे घंटे की जो डिस्टेंस आएगी वो 25% कम आ जाएगी, स्पीड कम है जब 25%, तो उसे 25% कम लिख दो, फिर लिख दो जोड़ करके, डिवाइड कर दो। अर्थमेटिक मीन ना भी याद हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अर्थमेटिक मीन वाली चीज जो है वो फ्यूचर में रिपीट हो सकती है एमसीक्यू के अंदर, जैसे पूछा है इस बार उन्होंने, इसलिए मैंने उसको लिखवाया है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, 3/4 डिस्टेंस तो किसी एक स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है और 1/4 स्पीड किसी एक पे कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, एक 3/4 डिस्टेंस है और एक 1/4 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते हो फॉर्मूला, लेकिन और एवरेज स्पीड भी दी हुई है और वी की वैल्यू पूछी है। लेकिन आपको गाइस ये तो पता ही है ना, ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये तो पता है ना गाइस, टोटल डिस्टेंस। कि सर ये वाले फॉर्मूले से मैं कोई भी सवाल सोल्व कर सकता हूँ, बस ये आपके अंदर दम होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का कोई भी सवाल मैं इस फॉर्मूले से सोल्व कर सकता हूँ। आई हैव दैट स्किल, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मैथ। अगर आप कोई भी सवाल उठा के लाओ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, मैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से करके दिखा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस है कि मैं बेसिक से कर सकता हूँ। आपको भी वो लाना पड़ेगा, आप हर एक क्वेश्चन को नए तरह से अटैच मत करो, सीख लो, बट बेसिक्स पे अपना वो रखो फोकस। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड तो दी हुई है गाइस 50, ठीक है। देखो टाइम इसमें नहीं दिया हुआ है, टाइम कहीं लिखा है, टोटल टाइम कितना है बताओ, नहीं लिखा है ना टाइम। तो अब हम टाइम मान लेते हैं, टोटल टाइम निकालेंगे तो देखो पहले वाला जो 3/4 डिस्टेंस है उसमें कुछ टाइम लग रहा होगा, और जो 1/4 डिस्टेंस है उसमें भी कुछ टाइम लग रहा होगा, राइट। तो मान लो 3/4 वाले में T1 टाइम लग रहा होगा और जो 1/4 वाला है उसमें T2 टाइम लग रहा होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ T3/4, और यहाँ पे टाइम लिख सकता हूँ T1/4, तो यही तो आएगा टोटल टाइम, T3/4 प्लस T1/4। और ऊपर क्या आएगा आपका टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस मान लो D है। कुछ तो मानोगे ही ना भाई, डिस्टेंस तो माननी पड़ेगी, या डिस्टेंस भी नहीं मानोगे, तो D मान लो उसको, टोटल डिस्टेंस को। तो देखो अभी टोटल डिस्टेंस तो D है, लेकिन 3/4 डिस्टेंस किस स्पीड से करता है, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा। टाइम और डिस्टेंस दोनों पता चल गई हैं। 3/4 ऑफ D इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस कितनी है? 3/4D। और स्पीड कितनी है बताओ? स्पीड कितनी है बताओ? 60 प्लस दूसरे वाला टाइम कितना आएगा? 1/4D/V। 50 के बराबर, मतलब मैं तो उसको बहुत जल्दी लिख देता, आप भी लिख दोगे, एक लाइन में लिख सकते हो उसको। ठीक है, इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? पहले वाले का टाइम अलग निकालोगे, दूसरे वाले का टाइम अलग निकालोगे, डिस्टेंस को मान लिया है और रख दिया टाइम, क्या दिक्कत है? दो चीजें पता चल जाएगी तो तीसरी निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे डी कॉमन आके कट जाएगा दोनों से। यहाँ पे 1/3 से काट सकते हो 60 को, 1/80 प्लस 1/4, ये आपका आएगा 4V। वी रहेगा यहीं पे, वी को निकालना है। और ये 50 है, इसका मतलब है 1/80 प्लस 1/4V इक्वल टू 1/50। राइट, तो देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर किसमें बताना है? वी बताना है, किलोमीटर पर आर में बताना है। नो इशूज, मैं यूनिट देख रहा था। 1/4V इज 1/50 माइनस 1/80। एलसीएम कितना होता है 50 और 80 का? 400। वी इज 100/3 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें क्या ही दिक्कत है, रखा ही तो है बस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो कुछ माननी पड़ेगी ना भाई, जब 3/4 हिस्सा किसी में ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम भी निकाल सकते हो फिर अलग अलग। तो यू हैव टू फाइंड सेपरेट टाइम एंड डिस्टेंस एंड पुट इट। ये 2022 का था। एक बात देख रहे हैं आप, सीएपीएफ 2022 में उन्होंने ये भी एवरेज का पूछा, ये भी एवरेज का पूछा। दो क्वेश्चन एवरेज स्पीड से पूछ दिए एक ही पेपर में। दोनों क्वेश्चन एवरेज स्पीड से पूछ दिए एक ही पेपर में। और ऐसी अगले वाले साल में आपसे कुछ अलग पूछ लिया, डिस्टेंस कांस्टेंट वाला। अगले वाले साल में ट्रेन पूछ सकता है या बोट पूछ सकता है। बट अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपके दिमाग में वो चीजें क्लियर हैं, तो आप लैंग्वेज को मैथ में लिख लोगे और सोल्व कर लोगे। लेकिन आप अगर जो लैंग्वेज को मैथ में नहीं लिख पाओगे, आई हैव टोल्ड यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, तो आप सवाल नहीं सोल्व कर पाओगे। आपको लैंग्वेज को मैथ में लिखना पड़ेगा। तो ये आसान था, आराम से कर दिया। ये भी मैंने कल कराया था, देखो। सीएपीएफ 2022 तीन क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए एक ही चैप्टर से। उनका पता नहीं चलता गाइज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने एक ही साल में तीन क्वेश्चन पूछे हैं, और उसके बाद पीछे 5 साल तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। और फिर अगले साल एक क्वेश्चन पूछा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। आप देखेंगे तो 2021, 20 में, 19 में कोई सवाल नहीं है, 18 में कोई सवाल नहीं है, 17 में जाके एक सवाल है। तो 4 साल तक नहीं पूछा, और फिर एक साल में तीन सवाल पूछ दिए। जैसे आपके वाले साल में परसेंटेज से तीन क्वेश्चन थे, वो एक वो बॉक्स वाला जो था 23 में। तो ऐसे वो कोई भी चैप्टर उठा के वहां से पूछ लेते हैं। इस बार उन्होंने ज्योमेट्री से सवाल पूछ लिए 2023 में, जबकि ज्योमेट्री से उतने सवाल नहीं पूछते थे, मेंसुरेशन से उतने सवाल नहीं पूछते थे। इस बार ज्यादा सवाल थे, ज्योमेट्री के 2 सवाल थे। वो नहीं पूछते हुए थे वैसा सवाल वो। मर्जी है, मतलब पूछ सकते हैं। ये वाला कल कराया था, किसी को डाउट है? देखो इसमें टाइम कांस्टेंट है, कर लोगे? ओके। अच्छा, इस वाले को मिक्सर से करके बताओ, मिक्सर से करके बताओ इस वाले को। करो इस वाले को, मिक्सर से करो। कर दोगे? ऐसा नहीं लग रहा कुछ डिस्टेंस अलग है, कुछ डिस्टेंस अलग है, फिर मिक्स हो रहा है एवरेज स्पीड में? तो थोड़ा ट्राई तो करो। चलो निकाल के तो हमने दिखा दिया है, हमने भी नहीं करके देखा है कोई सा क्वेश्चन। लेकिन मिक्सर से भी करके देखो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। मैं खुद सोच रहा हूँ आप लोग ने वो उठाना चाहिए था हाथ के, सर मिक्सर से करके देखते हैं। थोड़ा सोचो, मिक्सर मैंने बताया था इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। इट कैन हेल्प यू सोल्व अदर क्वेश्चंस, बट इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंसेप्ट। तो इस वाले को मिक्सर से कर सकते हैं। देखो 60 किलोमीटर पर आवर तो एक स्पीड है, और दूसरी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और फिर फाइनल स्पीड कितनी आ रही है? मिक्सर बना रहा हूं मैं स्पीड के रेस्पेक्ट में, 50 किलोमीटर पर आवर। राइट गाइज, यही आ रही है ना? एनीबडी हैव इशू इन राइटिंग दिस? फाइनल 50 आ रही है ना? राइट। तो सिक्स, जो 50 है वो 60 से छोटा है तो वी से बड़ा होगा। 60 से छोटा है तो वी से बड़ा होगा ना, एक से बड़ा एक से छोटा होता है। तो यहाँ पे V-50 आएगा किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने बताया था यहाँ पे टाइम T1 है, यहाँ पे टाइम T2, क्यों लिया है? क्योंकि देखो डिवाइड में आर आ रहा है, डिवाइड में आर आ रहा है, तो वी विल टेक द मिक्सर, मतलब आप स्पीड लिखेंगे बट ऊपर जब आप रेशियो लेंगे तो वहां पे टाइम आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो वहां पे टाइम आएगा। राइट, मैंने बताया था ना आपको कि जो डिवाइड में आता है, जैसे नीचे कॉस्ट प्राइस आता था तो ऊपर कॉस्ट प्राइस रहता था, जब नीचे आपका प्रिंसिपल आता था तो ऊपर प्रिंसिपल रहता था। जब नीचे आप टोटल मात्रा देखते थे मिल्क और
वोटर की, तो नीचे टोटल लिखते थे, तो ऊपर टोटल लिखते थे वेसल का। तो जो डिनोमिनेटर में रहता था वही रेशो में आता था। तो डिनोमिनेटर में आर है, तो यहाँ v-50 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 10/T2। राइट, किसी को डाउट इसमें? यही तो आएगा। अब T1 T2 तो पता नहीं है, बट T1 T2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले लिखा है ना, 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, सॉरी, 3/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 60 km/h। तो 3/4 पे कितना लगेगा? 3/4 टाइम निकालना है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 3/4 d डिवाइडेड बाई 60, 10/1/4 d डिवाइडेड बाय v। राइट, d से d कट गया, 3 से कटेगा 20, 4 से 4 कट जाएगा आई थिंक, तो v ऊपर चला जाएगा। 20v माइनस 1000 इज इक्वल टू 10v। कुछ गलती किया क्या हमने, बताओ? हैव आई मेड सम मिस्टेक गाइस? क्या गलती की है हमने? कुछ तो गलती की होगी ना, ऐसे कैसे गलत हो सकता है? मिक्सर का फॉर्मूला गलत थोड़ी हो सकता है, कुछ गलती की होगी, देखो ध्यान से। v-50, यहाँ पे 10 आ रहा है, राइट, 60, 50, 10, मान लो टाइम T1 है, v-50 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू 10/T2। ओके, 3/4 d डिवाइडेड बाई 60, ओके, 1/4 d rest with v km/h, that is also all right। ओके, 24 कट जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, क्या गलती है गाइस, बताओ? यहाँ पे गलती है, ध्यान से देखा तुमने? 50 - v होगा या v-50 होगा? 50 - v हो गया, v-50 होगा। 50 एक से बड़ा एक से छोटा होगा ना, 60 से छोटा है तो v से तो बड़ा होगा ना, 60 से छोटा है तो v से तो बड़ा होगा ना। यहाँ पे आपने गलती करा दी थी, तो थोड़ा यार कॉन्शियस रहो यार, मतलब मैं वापस से चेक कर रहा हूँ, थोड़ा तो मतलब ध्यान रखो। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 1000 - 20v बराबर 10v, मतलब 30v इज 1000, यानी v इज 100/3 km/h। यहां से भी आप निकाल सकते थे। आई हैव सोल्ड इट बाय बोथ द मेथड्स, वन इज द मिक्सर एंड एलिगेशन, द सेकंड इज सिंपल एवरेज स्पीड। कोई से भी कर लो, बट थोड़ा हैक ले लो। मिक्सर एंड एलिगेशन का हैक कैसे लोगे? जहां पे भी लगे मिक्स हो रहा है वहां पे लगा दो, समझ रहे हैं आप? जहां पे भी मिक्स हो रही है चीजें लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में लगा दो, टाइम एंड स्पीड में लगा दो, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा दो, पार्टनरशिप में भी लगा सकते हो। मिक्सर एंड एलिगेशन जब हम पार्टनरशिप कराएंगे तो बता देंगे, पार्टनरशिप टफ नहीं है इसलिए मैंने कराई नहीं थी, लेकिन जैसे दो पार्टनर है, पैसा लगा रहे हैं, बीच में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों लोग अलग अलग है ना, तो वैसे उसमें भी लगा सकते हैं मिक्सर। देखो हमने हमने इसको सच बताएं एट दिस मोमेंट लगाया, हम अगले सवाल पे चले गए थे, हमारे दिमाग में एकदम आया, पेपर में हमने भी इससे नहीं किया था मिक्सर से, और सच बताऊं मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को मिक्सर से किया है, बट एटलीस्ट आई ट्राइड। तो ऐसे आप भी ट्राई करा करो, ऐसे आपकी बढ़ेगी एफिशिएंसी। सच में मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी ये फॉर्मूला सोचा ही नहीं कि मैं इसको मिक्सर से करूंगा, लेकिन आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने सीखा कि हाँ मिक्सर का कंसेप्ट हम मल्टीपल जगह लगा सकते हैं। जैसे आपको पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं हम, तो बीच में पता चल गया कि मिक्सर को 10 जगह लगा सकते हैं, पहले हमने भी लगाया कभी। तब तो हम करके आए थे एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से ही, लेकिन आप लोग भी सीख लो। तो साथ में हमने ये भी आपका देख समझ में हमें तो आ गया कि इस तरह से आप सोचा करो कि इसको और किस तरह से कर सकते हैं, दैट विल इनहांस योर मैथ स्किल्स। ओके, ये हो जाएगा, और उसको एंजॉय करो, प्रोसेस को, मजा भी आएगा जब आप दूसरी तरह से कर लोगे। ठीक है, अभी ये वाला कल करा दिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कल करा दिया था ये आपका टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, राइट, टाइम कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है ये, क्योंकि जहां पे मिल रहे हैं वहां तक सेम टाइम लिया है ना दोनों ने, वो एक पार्ट से चला, वो दूसरे पार्ट से चला, दे मेट एट सम पॉइंट, तो वहां तक उन दोनों द्वारा लिया गया टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी बराबर डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ बी, राइट, क्योंकि सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे के सामने डी ए आ गया, ना कि डिवाइड में आया, राइट। अगर दो लोग ए और बी मान ले तो ऐसे अपॉन एस बी बराबर डी ए अपॉन डी बी। एनीवन हैव इशू विद दिस वन, कैन रेज देयर हैंड। तो देखो ये देख रहे हैं आप, सीएपीएफ 2022, सीएपीएफ 2022, सीएपीएफ 2022,
CAPF 2023, and then directly CAPF 2020, 27, 2017. इन बिटवीन देयर इज नो क्वेश्चन। मैं गलती से कोई छोड़ दिया हो तो छोड़ दिया हो, मैंने सारे पेपर देखे हैं, लेकिन डायरेक्टली 2017 में मुझे क्वेश्चन मिला है। इसका मतलब है कि यू कांट नेग्लेक्ट अ टॉपिक विच इज इवन आस्क्ड 5 years बैक। बस आपको उनको कर लेना है। 5 से 10 साल इसीलिए लोग बोलते हैं। वो बार बार रिपीट करता है। एक साल में उन्होंने 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं, और फिर अगले साल आपके में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है, अगले साल भी पता चला एक क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस साल 2024। मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी सवाल मैथ का गलत ना करें, समझ रहे हैं आप? इसलिए आप इसको सही से पढ़ें, बेसिकली बेसिक से सीखें। सारे पीवाईक्यू को बार बार करें, सीडीएस के सोल्व करें, सीसैट के सोल्व करें, सीएपीएफ के सोल्व करें। 5 साल के आप सोल्व करेंगे। अच्छा देखो, मैं क्यों बोलता हूँ आपसे इसको अच्छा अच्छे से करो। देखो ये सीएपीएफ 2017 का क्वेश्चन है, राइट? ये क्वेश्चन क्या है कि दो लोग एक दूसरे की तरफ वॉक करना शुरू करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी 72 किलोमीटर अपार्ट। द फर्स्ट मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, while the second walks 2 kilometer in first hour, 2.5 kilometer in second hour, 3 kilometer in third hour, and so on. The two men will meet. तो देखो, एक तो ये हो गया कि वो कहाँ नियरर टू ए, नियरर टू बी, वो सब पूछा है 8 घंटे में, तो वो सब आपसे पूछा है, राइट? ये क्वेश्चन तो एक तो ये हो गया। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। A person X from a place A and another from P set out at the same time to walk towards each other. वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है बीच में। X वॉक्स यूनिफॉर्म, और फिर Y के अलग अलग दिए हुए हैं। तो सेम क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब you will see this is the same question, and this is asked in CSAT 2021. The question which was asked in CAPF 2017, the same concept was repeated in CSAT 2021. So I would suggest you guys to solve 7-year papers of all three: CDS, CAPF, and CSAT. The similar questions again and again to have a hack of the concepts, and then revise those formulas and apply them in test series. This is the way out for all the subjects. Like for polity, you solve all the three papers: CDS, CAPF, CSAT, मतलब civil services, क्योंकि वहां के कभी कभी ऑप्शंस आपके रिपीट हो जाते हैं। ऑप्शंस का जो डेटा है वो आपको मदद कर देता है सीएपीएफ के क्वेश्चन सोल्व करने में। सो जो चीज वो कर रहे हैं वो आप भी तो कर सकते हो। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं जो आपके सिविल सर्विसेज के हैं या फिर आपके एनडीए के हैं। या जब आप पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, तो आप सभी के मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल देख लो, तो कई बार मॉडर्न हिस्ट्री के वही फैक्ट जो दूसरे पेपर में पूछे गए हैं वो आपसे पूछ लेते हैं आपके पेपर में। जैसे इस बार एक बंदी जीवन आई थिंक आया था, वो पहले सीडीएस में पूछा हुआ है। तो ऐसे कभी कभी रिपीट हो जाता है सेम चीजें। यू ट्राई टू डू दैट थिंग। जब आप पढ़े तो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़े। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी हम कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तभी भी आप कर सकते हैं, बड़ा आसान है। देखो क्या क्वेश्चन है। टू मैन सेट आउट एट द सेम टाइम टू वॉक टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। तो पहले तो आप सिंपल विजुअलाइज करो ना, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक इधर से चला, एक इधर से चला। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 72 किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, मतलब ये ए और बी के बीच। द फर्स्ट मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ से चला है भाई 4 किलोमीटर पर आवर से। और दूसरे वाला 2 किलोमीटर पहले घंटे में, मतलब उसकी पहली स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, फिर 2.5 किलोमीटर पर आवर है, राइट? उसकी स्पीड ऐसे चल रही है, फिर 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ती जा रही है। दूसरे वाले की यूनिफॉर्म है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो इन्होंने लिखा है इन इन 8 आवर्स के, वो 8 घंटे बाद मिल लेंगे। 8 घंटे बाद मिलेंगे तो भाई ये तो 32 ही किलोमीटर चलेगा 8 घंटे में, 32 किलोमीटर, राइट? ये तो 32 किलोमीटर ही चलेगा ना 8 घंटे में। दूसरे वाला देख लो कितने किलोमीटर चलेगा 8 घंटे में। यू विल गेट टू नो वेदर दे विल मीट इन 8 आवर्स और नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 किलोमीटर, देन 2.5 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर तीसरे घंटे में। तो इस तरह से 8 घंटे का आप जोड़ सकते हो, सिंपल ही जोड़ सकते हो, नोट टफ एक्चुअली। आपको लग रहा है टफ नहीं है। 1 सेकंड में लिख सकते हो। 4 हो गए तो वो बढ़ता जा रहा है। 8 घंटे हो गए, जोड़ दो। 30 किलोमीटर ही चले हैं भाई ये तो ये तो नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी। 8 किलोमीटर 8 घंटे के बाद भी दे हैव नॉट मेट ईच अदर। 8 घंटे के बाद भी दे हैव नॉट मेट ईच अदर, क्योंकि ये तो 30 किलोमीटर ही चला है। 30 किलोमीटर ही चला है ये, और ये चला है 32। तो अभी तो 72 किलोमीटर था, तो बीच में बच गया ना अभी तो गैप। कितना बच गया गैप बताओ? 10 किलोमीटर का। 10 किलोमीटर बीच में है ना, 30 ही चला है ना वो। दूसरे वाला 32 चला है 8 घंटे में। भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 8 चला है, ये 30 चला है। तो बचा कितना है फिर? मैंने सही जोड़ दिया है ना।
मेरे को अपनी कैलकुलेशन से बहुत कम विश्वास रहा है हमेशा, बट ठीक है। सही, मैं पता नहीं पेपर में जाके ठीक कर लेता हूँ, यहाँ बहुत गलती करता हूँ घर पे। तो मतलब वैसे ठीक है, इसका 30 है और इसका 32 है। अभी बीच में बचा है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए वापस से वो लोग चलेंगे। तो उन्होंने पूछा है नियरर टू ए देन बी। तो अभी इसने 5.5 किलोमीटर चला है, तो नेक्स्ट टाइम पे 6 किलोमीटर दैट विल ही विल गो ऑन 6 किलोमीटर। तो यहाँ पे 36 पे आ जाएगा वो। यहाँ पे लास्ट 5.5 था, तो नेक्स्ट में 0.5 बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे 36 किलोमीटर हो जाएगा 6 किलोमीटर के बाद, और यहाँ पे बताओ 32 के बाद कितना हो जाएगा? 4 ही चलेगा ना, यूनिफॉर्म। तो यहाँ 36 हो जाएगा, तो दे विल मीट एट 36 किलोमीटर। यहाँ पे वो मिल जाएंगे 36 किलोमीटर। इट इज द मिड वे बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि 32 किलोमीटर 72 किलोमीटर का रास्ता था। तो आंसर इज डी। वेरी इजी। अगर आपको नहीं भी पता है तभी भी आप इजीली कर सकते हो इसको। तो ये कुछ मतलब ज्यादा भी नहीं पता है तभी भी आप कर सकते हो। तो ये बीच में आपका मिल गए हैं बिल्कुल मिड पॉइंट पे। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कितने घंटे के बाद मिले हैं, तो वो 9 घंटे के बाद मिले हैं, ना कि 8 घंटे के बाद। तो आप ऐसे कर सकते हो, दे हैव मेट आफ्टर 9 आवर्स। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन होता 9 आवर्स और फिर नीचे उन्होंने ए एंड बी कुछ वैसे लिखा होता तो वो हो जाता फिर। ठीक है। जैसे अब देखो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा है, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो अगला क्वेश्चन फिर आप लोग करेंगे, थोड़ा मुझे भी बोलने का रेस्ट मिलेगा। ठीक है, कर लोगे आप? इट्स वेरी इजी। अच्छा, ये दो क्वेश्चन आप क्या, हाँ एपी लगा सकते हो। यू कैन सम बाई एपी, बट आपको पता नहीं है ना कितने टर्म पे जाके आपको रुकना है। डू यू नो दैट? तो आप थोड़ा ऑप्शन का मदद ले लेना ना इस टाइप के क्वेश्चन में, कि ऑप्शन जिस हिसाब से दिया हुआ है, तो उन्होंने दिया है कि दे विल मीट आफ्टर 9 आवर्स। तो आप 9 टर्म्स को जोड़ लेना एपी की। समझ रहे हैं कुणाल? अगर उन्होंने लिखा है 8 आवर्स में, तो यू ऐड 8 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म यू कैन फाइंड। अगर वो बहुत ज्यादा बीच में, जैसे इन्होंने कुणाल ने बोला दैट विल वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, जैसे वो बोले कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही हो और आपको जोड़ना हो, और वो नीचे ऑप्शन में लिखेंगे दे विल मीट इन 15 आवर्स। तो आप सीधा 15 आवर पे चेक कर लो, उसके आसपास फिर आंसर देख लो। राइट कुणाल? मतलब पहले 15 पे चेक कर लो, फिर उसके आसपास आंसर देख लो कि 16 17 हो जाएगा। और मान लो ऑप्शन ऐसे लिखे होते 15 16 17 18, तो आप 15 पे जोड़ लो, फिर 3 घंटे का तो आराम से जोड़ लोगे उसके बाद। राइट? तो ऐसे आप कर लो, ऑप्शन के हिसाब से आप जाओ। डायरेक्टली आपको पता नहीं एपी कहाँ तक जोड़नी है, स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं लग रहा। तो मैंने ऑप्शन से गया, मैं 8 घंटे लिखा था, वहां से हमने कर लिया। इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा गाइस। किसी को और लगा है किसी और ट्रिक से हो जाएगा ये? मुझे तो नहीं लग रहा। हेलो? 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 Yes, audible. एक्चुअली पता नहीं यार, लोगों को किसी भी टाइम क्लास लो तभी फोन वोन ये सब। अभी ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. बड़ी दिक्कत है जिंदगी में। फोन गलत बनाए, इस फोन नहीं होता तो आप पहले सिलेक्ट हो जाते, और हम भी कुछ और कर ले होते, बहुत ज्यादा कुछ कर सकते थे अपनी जिंदगी में। ज्यादा पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाए अपने फोन की वजह से, मतलब फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाए, जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है ना। जैसे चांदनी चौक टू चाइना में उसको पता होता है कि वो सब्जी ज्यादा तेजी से काटता है, तो उसकी वो यूनिक स्ट्रेंथ होती है सब्जी काटना। लेकिन वो उसको फोन नहीं था इसलिए पता चल गई, फोन होता तो शायद वो फोन ही चला रहा होता, सब्जी काट के नहीं देखता। तो पता कैसे चलता कि तो सब्जी काटना उसकी स्ट्रेंथ है। तो फोन एक हमारे हमारे और हमारे लक्ष्य के बीच में एक सबसे बड़ी बाधा जो दी हुई है, वो फोन दी हुई है। नहीं नहीं, हम तो मिल जाते, क्या पता आप सिलेक्ट होके अभी ऑफिसर होते, क्या पता हम आपको वहां मिलते कि आप सर, यस सर, कैसे आप कर रहे हैं। क्योंकि मतलब वो सब चीजें हैं फोन ने, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सिलेक्शन से कोई रोक सकता है तो वो फोन है। और आपको सिलेक्शन तक जो आप और लोगों से आगे निकल सकते हो, फोन को कम कर दो, बाकी सब लोग फोन चला रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 90% लोग फोन चला रहे हैं।
तो आप फोन कम चलाओ और मतलब पढ़ो लंबे टाइम, आप आगे निकल जाओगे। मेरी बात बैठ बता रहा हूँ मैं आपको, जितने फॉर्म भर रहे हैं लोग उनमें 90% लोगों को टेलीग्राम और इन सब का वो दिया हुआ है झुंझुना, वो उसी में खेल रहे हैं। तो आप ट्राई करो कि आप उसको कम कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जीत जाओगे मतलब जल्दी। इसका टाइम मतलब बहुत खा जाएगा फोन। हाँ अच्छा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला करो, ये वाला करके देखो, ये वाला करके देखो आप, सेम क्वेश्चन है, सी सेट में पूछा है जो क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में पूछा था। इसलिए आप डिस्टिंग्विश ना करें क्वेश्चंस को, और पहली क्लास में जिसने सजेशन दिया था दैट वाज अ वेरी गुड सजेशन कि आप सारे क्वेश्चन इंक्लूड करो सर। तो शायद मैं नहीं करता उतने ज्यादा लेवल पे, लेकिन जिसने बोला था वो सही बोला था, पहली क्लास में मुझे ये सजेशन मिला था। पहली बार पढ़ाने को लेके हमने भी मतलब सही है, मजा तो आया है, लेकिन हाँ ये काफी टायरिंग भी है, मतलब ठीक है, टाइम लगता है इसमें। अपने लिए तो सवाल कैसे भी सोल्व कर दो, दूसरे को समझाना बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे कर रहे हैं मतलब। सवाल सेम है ना, तो करो, पहला ऑप्शन सही है। देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ना, ऑप्शन देखो सीधा आप, मैंने बोला ना इन क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, लिखा है दे टेक 5 hours टू मीट, तो पहला आदमी 5 घंटे में कितना चलेगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा से वो 7.5 किलोमीटर चलेगा, बिकॉज एक्स वॉक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स एक्स विल ट्रेवल हाउ मच, 7.5 किलोमीटर, राइट। तो देखो अगर पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा भी सही होना पड़ेगा, क्योंकि मिडवे तो 7.5 पे ही है। तो थोड़ा देख लिया करो। अब वाई कितना करेगा, 5 hours में जोड़ दो, 5 hours में जोड़ दो, क्या है देखो, पहले घंटे में उसकी स्पीड कितनी है, 1 है। तो अगर हम कुणाल का फॉर्मूला लगाएं तो n/2, 2a +4 इंटू डी की वैल्यू 0.5 है, 2a + n - 1 इंटू डी, एन टर्म्स आर 5/ap, तो यहाँ पे 5/2 इंटू 2 + 2 4, 2a + 4 × 5 = 20। एक्चुअली में डी की वैल्यू मैंने गलत लिखी है, 0.25 है डी की वैल्यू, है ना, 0.25 आगे बढ़ रहा है वो, तो 1। 7.5 आ गया ना कुणाल, मतलब ऐसे भी जोड़ लिया। डी की वैल्यू 0.25 थी, राइट, डी की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली थी, तो यहाँ से भी 7.5 और 7.5, राइट, दैट मीन्स दे विल मीट इन 5 hours, एंड दिस इज द मिडवे बिटवीन ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। ओके, तो दिस इज द आंसर, समझ में आया आपको। अब जो अगला क्वेश्चन है दैट इज अ सरप्राइज क्वेश्चन एंड इज टू टेस्ट यू whether you have learned the concept or not, and you will have only 2 minutes to answer that question. Okay, your time will start, I say, and I'll switch the answer question. तो मैं देखना भी चाहता हूँ आप में से कितने लोग सीख पाए हैं। आई स्टार्ट द स्टॉप वॉच नाउ, यस, डू इट। ये क्वेश्चन करो आप 2 मिनट के अंदर। 1 minute इज अप।
30 seconds remains. Raise your hand when you are ready to answer. Don't write the answer. प्रतिभा, लिख क्यों नहीं रहे हो आप? सर मैंने सॉल्व किया है। रेज करो जस्ट हैंड। वेटिंग। चलो, हो गया टाइम पूरा। रहने दो। 2 मिनट हो चुके हैं। आप लोगों का क्या हिंट था इसको करने में, देख रहे हो? पहले वो एक्स से वाई जा रहा है, देन वो वाई से एक्स जा रहा है, फिर वो एक्स से वाई जा रहा है, फिर वो वाई से एक्स जा रहा है। राइट। डिस्टेंस तो सेम ही है ना हर केस में, राइट? एक्स से वाई की डिस्टेंस, वाई से एक्स की डिस्टेंस, वाई से एक्स की डिस्टेंस, एक्स से वाई की डिस्टेंस। इफ द डिस्टेंस इज सेम एंड द स्पीड इज डिफरेंट, यू विल टेक द हार्मोनिक मीन। I have told you already, you have to take the harmonic mean, right? Why are you not taking the harmonic mean, guys? The answer is 4 divided by 1 upon v plus 1 upon 2v plus 1 upon 3v plus 1 upon 4v। इतनी देर से मैं उसको चिल्ला रहा हूँ। एक लाइन, पहली लाइन लिखने के लिए आपको लगनी चाहिए थी 10 सेकंड। अब आपके पास सोल्व करने के लिए है 1 मिनट 50 सेकंड। आप डायरेक्टली इसको ऊपर लिखोगे तो 4v हो जाएगा ये। एलसीएम भी ले लोगे 12 7 के साथ तो ये आपका 48v हो जाएगा, राइट? ले लो ना 2 3 4 का एलसीएम भाई, कैलकुलेशन तो करोगे। तो 12 + 6 + 4 + 3, तो 48v डिवाइडेड बाय 12 6 18 4 20 3 23। तो 23 दूनी 46, 46 से थोड़ा ज्यादा और 69 से कम। तो ये आंसर नहीं आ रहा इसका। इज बिटवीन 2v एंड 3v किलोमीटर पर आवर, राइट? इट इज नॉट अप अप टू टेकिंग 2 मिनट्स। वो बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो 2 मिनट दिया है, लेकिन आपको सीधा लिखना चाहिए था, आपको समझ में आ जाना चाहिए था। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने सी सेट में पूछा है। तो आप समझो कि ये क्वेश्चन आपके में भी आ सकता है। तो आप जल्दी कर लोगे ना ऐसे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। चलो, अगर आपको ये भी ना पता होता। यस यस अनुज। सर इसको मतलब डायरेक्ट ऐड कर दें अगर चारों को और डिवाइड बाय 4 से कर देंगे तो अभी सेम ही आ रहा है। आ रहा होगा, लेकिन वो दैट इज नॉट द मेथड। जब आप 4 से भाग करोगे तब आपका टाइम कांस्टेंट हो चारों को जोड़ के वहां से जाने में उनको सेम सेम टाइम लगता है, तब आप अरिथमेटिक मीन लेते हैं। जब आप उनको सेम आ रहा है, देखते हैं। v + 2v + 3v + 4v डिवाइडेड बाई 4, ये कह रहे हैं क्या आप? सेम आ रहा है सर। यस हाँ सर। यस सर। इसका आंसर कितना है बताओ? 4 3 7 10v/4, मतलब 2.5v आ रहा है। लेकिन ये 2.5v नहीं है भाई। अगर एग्जैक्ट आंसर है तो वो 48v/23 है। तुक्का लग गया, बात अलग है, लेकिन वो नहीं है मेथड। क्योंकि देखो क्या है मेथड, अगर आपको नहीं भी पता होता ना, आप 2 मिनट में तभी भी कर देते। कैसे? एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस आप मान लो कितना है, डी है। कुछ तो मानोगे ना भाई, डिस्टेंस सेम रहेगा। तो सबसे ऊपर क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस 4d डिवाइडेड में क्या आएगा? टोटल टाइम। तो पहले वाले का टाइम कितना है? d/v। दूसरे वाले का टाइम कितना है? d/2b। तीसरे वाले का कितना है? d/3v। फोर्थ वाले का क्या है? d/4v। डी कट जाएगा कॉमन आके। क्या दिक्कत है? कुणाल, आप आंसर क्यों नहीं निकाल पाए इसका? इट इज वेरी इजी क्वेश्चन यार। मतलब कितनी बार मैंने आपको इसको बोल बोल। 12 6 18 4 20 3, 4 से 22 3 25। हाँ 25 होगा, ठीक है। 25 होगा तो आंसर गलत हो गया फिर। ये आंसर है फिर, बी। राइट। बी इज द आंसर, राइट? मतलब मुझे नहीं पता आंसर कौन सा है भाई, मतलब मैं तो कर ही रहा हूँ सोल्व आपके साथ। क्या है कुणाल, बी आंसर? आप लोगों का बी आंसर? 25 आएगा कम से कम। हाँ। हाँ, तो मान लो कभी वो आपसे आंसर भी पूछते तो आप बता सकते थे। 1.92v ऑप्शन में होता, मान लो वैसे पूछ लेते, वी की जगह कोई वैल्यू दे रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप जिन लोगों ने ये वाला कराया है, अब वो बताओ वो गलत हो गया है भाई। अनुज, उससे गलत हो गया, चारों को जोड़ के 4 से भाग। उससे 2.5 आ रहा है, तो वो तो गलत ही आ रहा है वैसे भी। उससे सी ऑप्शन आ रहा है। आंसर इज बी। देखो यार, जो सिंपल फंडा है उसको रखो आप। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखो या फिर हार्मोनिक मीन रखो। उसमें क्या है, मतलब मैंने इसलिए आपको टेस्ट भी किया, लेकिन आप लोग मतलब थोड़े फेल हो जाते हो मौके में। थोड़ा कर दो तो मजा आ जाए पढ़ाने में भी। क्यों नहीं कर पाते हो? चलो, कुणाल ने कम से कम 25 तो पकड़ लिया। ये तो सही लगा हमें। ये तो हम गलत ऑप्शन ही बताते थे, जो पढ़ता था वो गाली भी देते बाद में। क्या पढ़ा रहे हैं, सही है मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ।
क्या पढ़ा दे रहे हैं, मतलब 22 का 25 23 लिख दे रहे हैं, बाद में मतलब जब रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो बोलेंगे सही किया, क्लास नहीं ली। अपने को डिफेंड करना आसान होता है ना। अपने एटीट्यूड को हम कैसे डिफेंड करते हैं, जब हम फेल हो जाते हैं बोलते हैं कोई नहीं यार वो नौकरी अच्छी नहीं थी, तो अपने को क्या दिक्कत है। तो एटीट्यूड डिफेंस सबसे पहले लेके आता है। जैसे जो गरीब होता है वो बोलता है यार क्या हो गया, मैं गरीब हूँ, मेरी हेल्थ तो अच्छी है, तो आप अपना एटीट्यूड डिफेंड करते हो कुछ चीज बोल के। अरे मतलब वो बोलते हैं कि कोई नहीं, जो अमीर है वो कौन सा ठीक है, वो खा नहीं पा रहे हैं, हम गरीब हैं तो कम से कम हेल्थी तो हैं। तो खुश रखने का एक तरीका है खुद को, एटीट्यूड मतलब अपना जो है डिफेंड कर लो खुद को एटीट्यूड से। ऐसा अगर चेंज करोगे खुद को डिफेंड कर लो। जैसे मान लो आपका फेल हो जा रहा है, बोल दो कोई नहीं यार मैं बीमार हो गया था। सत्यम तो नहीं है क्लास में। सत्यम बुरा मान सकते हैं क्योंकि वो बीमार हो गए थे। लेकिन हाँ, अगर आप बीमार हो जाते हो तो कभी कभी एटीट्यूड मतलब मैं भी फेल हो गया था सच बताऊं अभी मेंस में। तो मैंने बोला घर वालों से कि यार मैं अब तो सच में मैं बीमार हुआ था, अब मजाक भी कर रहा हूँ, सच में भी बीमार हुआ था। मैं भी डिफेंड कर लेता हूँ एटीट्यूड से कि यार ऑप्शनल से पहले बीमार हो गया था, जीएस के बाद तो पेपर में एफिशिएंसी कम हो गई थी लिखने की। तो थोड़ा भी इधर उधर किया तो बाहर हो गए। तो घर वालों ने मान भी लिया कि हाँ ठीक था, चलो सही था बीमार था भी वैसे मैं 1 दिन था, लेकिन मैंने उसको प्रोलोंग करके बता दिया 3 दिन बीमार था। 2 दिन में पढ़ा नहीं, मन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो सही है। अच्छा ठीक है, ये वाला करो। देखो ये क्वेश्चन है सीडीएस का, को करो, थोड़ा ट्राई करो, हाथ चलाना पड़ेगा। देखो मैं सारे कर सकता हूँ, ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता या मैं आपको वो काम दे रहा हूँ, लेकिन उससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। आप लोग आए हो पीवाईक्यू सीख के जाओ। सारे पीवाईक्यू हमने करा लिए हैं 2018 तक के। 5 क्वेश्चन थे, पांचों करा लिए हैं सीएपीएफ के। अभी तो हम दूसरे पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर। जैसे ये सीडीएस का क्वेश्चन है, इसी साल का क्वेश्चन है ये, सीडीएस 2023 आई थिंक है ये। मैं तो रिसेंट के ज्यादा देखता हूँ, मुझे लगता है कि जो रिपीट होता है पीवाईक्यू रिसेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो जाता है ना एक टाइम के बाद। 2018 का साइंस बहुत अलग था, अब का साइंस एनसीईआरटी से आ रहा है। तो ट्रेंड को पकड़ो, उस हिसाब से चीजें करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके वो टॉपिक ही ना पढ़ो, कुछ टॉपिक्स जो पीवाईक्यू में है उनको देख लो मोटे मोटे, बाकी ज्यादा फोकस अब वालों पे करो। तो कर दिया सबने। गाइस देख लो डिस्टेंस सेम है, घर से ऑफिस की डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 8 किलोमीटर कुणाल ने निकाल दिया है, देखो। जो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी है, मतलब पहली बार में जो पहले इंस्टेंस में स्पीड है S1 और जो दूसरे इंस्टेंस में स्पीड है S2, उनका रेशो कितना है? सॉरी, 3:2 है। 3:2 है। तो जो टाइम आएगा पहला और दूसरा, उनका रेशो क्या आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशो 2:3 आ जाएगा। राइट, 2:3 आ जाएगा ना रेशो। अगर स्पीड का रेशो 3:2 है, कल भी तो बताया था, तो टाइम का रेशो 2:3 आ जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि स्पीड इन टर्म्स ऑफ टू इज इक्वल टू T2/T1। उल्टा हो जाता है, S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 हो जाता है। राइट, एक ही बात है, आप कैसे भी लिखो। तो यहाँ पे देखो जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट का आ रहा है। पहले और क्या बोला उन्होंने, 40 मिनट्स अर्ली और 40 मिनट्स लेट, तो मतलब 80 मिनट का वैल्यू 1 यूनिट है।
एक यूनिट की वैल्यू 80 मिनट्स है। अब आप कल बोल रहे थे सर आप तो वैसे ही करा रहे हो, रेलगाड़ी वाला स्टेशन वाला, वो सेम ही रिपीट भी है सीडीएस में, क्योंकि सवाल तो वही रहेंगे, सवाल कहाँ से चेंज हो जाएंगे। एक यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है, तो उसकी डिस्टेंस बतानी थी। तो डिस्टेंस निकालने में क्या है, स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड भी, वो भी निकाल देंगे डिस्टेंस में। नॉट अ टफ। निकाल देंगे या नहीं निकलेगी? चेंज करना पड़ेगा मिनट्स को आर में। टाइम इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट, अरे डिस्टेंस कितनी होगी भाई, 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 यूनिट्स, मतलब 160 मिनट्स। यही तो होगी ना, या फिर 2 इंटू 3 कर दो या 3 इंटू 2 कर दो, सेम ही तो रहेगी डिस्टेंस। तो 3 किलोमीटर पर आवर, 160 मिनट में कितने किलोमीटर कितने आर होते हैं? 1 मिनट में 1/60। ओके। आर, ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 16×3 = 48/6 आर किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर आ जाएगा, सिंपल है भाई। स्पीड इंटू टाइम होगा ना, डिस्टेंस 3 इंटू 2 होगा, 2 यूनिट्स की वैल्यू 160 मिनट्स आ जाएगी, अगर 1 मिनट की वैल्यू 40 मिनट्स है, क्योंकि उनका जो डिफरेंस था टाइम का वो 40 मिनट अर्ली और 40 मिनट लेट है। कल कराया था ना सेम क्वेश्चन, समझ भूल तो नहीं गए, रेलवे स्टेशन वाला, प्लेटफॉर्म वाला, सेम ही था ना, 20 मिनट पहले की ट्रेन, तो वैसे कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो ट्रेन का है, ट्रेन का बाद में कराएंगे, बोट एंड स्ट्रीम का ये भी कराएंगे, ये भी ट्रेन का एक बाद में कराएंगे। हम्म। देखो ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले तो आप कर सकते हो। तो कैसे कि इन्होंने क्या लिखा है कि टाइम है 2800, देखो ये डिस्टेंस दे दी, 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस दे दी है। उसके बाद सॉरी ऐसे लिख रहा हूँ, डी दे दिया है। तो अब क्या लिखा है, इन एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर, तो पहले कुछ स्पीड होगी और फिर स्पीड कम होगी। तो पहले स्पीड मान लो एस है, तो उन्होंने क्या लिखा है, एवरेज स्पीड रिड्यूसेस बाय 100 किलोमीटर आवर, तो दूसरी बार कितनी होगी S-100। क्या दिक्कत है, पहले एस है तो दूसरी बार 100, S-100 होगी। एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, मतलब जितना टाइम ऑफ द फ्लाइट लगता था उससे 30 मिनट्स इंक्रीज हो गया। तो आप कैसे लिखोगे, एस, पहले आपका जो टाइम लगता था, पहले टाइम पे कितना लगता था, 2800/S लगता था, राइट। और दूसरे केस में टाइम कितना लगेगा, 2800/S-100, तो जिसमें स्पीड कम है वहां टाइम ज्यादा लगेगा। तो सिंपल रख दो 2800/S-100, लेकिन यहाँ पे 100 मिनट्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में है स्पीड, अन्य किलोमीटर पर आवर में ही है और वो भी किलोमीटर में है, लेकिन टाइम जो है वो मिनट्स में है। तो टाइम जो निकाल रहे हो इक्वल में 30 मिनट्स को उसको आर में चेंज कर लेना, क्योंकि वो नीचे आर में है तो वहां पे भी आर में आएगा। -2800/S = ½ हो गया, इससे कर दोगे आराम से, सोल्व हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। हालांकि ये क्वेश्चन आपका नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आपको नहीं सिखाया गया, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए, वेरी बेसिक चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना। जो को नहीं भी आ रहा तो कैसे करोगे, एस रख के देख लो, 700, 750, 800, 900 से रखे, इसमें रख लो। अब तो रख ही सकते हो ना, हाफ आ जाना चाहिए सामने, समझ रहे हैं आप। 800 रखोगे तो क्या आएगा, गड़बड़ हो रही है। 700, 800 क्यों रखा तो पता है, क्योंकि कट रहा था 2800। सोल्व ही कराएगा, रख लेना, ऑप्शन से चेक कर लेना, नोट टफ। ये क्वालिटी का क्वेश्चन है एक्चुअली में। देखो ये वाला करो, एक लास्ट ये वाला करो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम अभी कराएंगे इसके बाद। अच्छा, ये वाला करो, इसके बाद हम एक कंसेप्ट सिखाएंगे आपको, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। बेसिक सवाल हो चुके हैं, इसी से सवाल होंगे, 5 साल के पीवाईक्यू भी करा दिए हैं, सी सेट के और सीएपीएफ के। बाकी कुछ क्वेश्चन आप बुक से करो, लेके आओ ना क्वेश्चन यार, तभी तो करेंगे हम। जो क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप में आंसर कर देंगे। करो खुद से, हाथ पैर मारो, सीडीएस के क्वेश्चन सोल्व करो, सीडीएस में बहुत सवाल हैं क्योंकि
अगली बार मैं वर्कशीट में दे दूंगा सीडीएस के सवाल। कौन कौन से चैप्टर हो चुके हैं? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क। कल तक मैं वर्कशीट भेज दूंगा 15 क्वेश्चन की, वो सोल्व कर लेना कम से कम। बाकी अगली क्लास होगी फ्राइडे वेडनेसडे को। अभी मैं रिलेटिव स्पीड पढ़ा सकता हूँ इस क्वेश्चन के बाद। ट्रेन भी पढ़ा सकता हूँ वैसे तो। टाइम बोट भी पढ़ा सकता हूँ, एक एक मिनट का कंसेप्ट है। कोई बात नहीं, ये करो। एक चीज देख रहे हैं आप, एक्स टेक्स 3 आवर्स लोंगर देन वाई, 2 आवर्स लेस देन वाई। तो वाई भी तो कुछ आर ले रहा होगा ना भाई, दोनों बार वो वाई से ज्यादा और कम टाइम ले रहा है, राइट? एक्स टेक्स 3 आवर्स लोंगर टू वाई, टू वॉक 30 किलोमीटर। एक्स टेक, तो यहाँ पे आप वाई के आर मान लो ना यार, 3 आवर्स ले रहा है मान लो वाई, तो सिंपल हो जाएगा। वाई के आर मानने से सिंपल हो जाएगा क्योंकि दोनों बार वाई से कंपेयर करा रहा है। तो यहाँ पे एक्स टेक्स 3 आवर्स लोंगर टू लोंगर देन वाई, तो मान लो पहले वो आपका वाई टी आवर्स ले रहा था, ये तो टी+3 आवर्स ले रहा था, राइट? T+R3 30 बाई एक्स की स्पीड मान लो एक्स है, तो फर्स्ट हो गया, राइट? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एक्स की स्पीड एक्स है तो 30/x इज T+3, और एक्स डबल इज इट स्पीड, देन इट टेक्स 2 आवर्स लेस देन वाई। देखो दोनों इक्वेशन लिखने में जा ही कर रहा है, दोनों सेम ही तो सवाल थे जैसा आपका कराया था, क्या बोलते हैं, सीएपीएफ वाला। डिवाइड कर दो। माइनस कैसे हो गया? क्या गलती की है हमने? टू ऊपर आएगा। T 7 आवर्स। एक्स की स्पीड, स्पीड ऑफ वाई पूछी है, स्पीड ऑफ वाई भी आ जाएगी, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है स्पीड ऑफ वाई निकालने में। स्पीड ऑफ वाई कैसे आएगी? 7 घंटे ले रहा है किसको करने के लिए? 30 किलोमीटर के लिए, तो स्पीड आ जाएगी। टी आवर्स तो, जो टी आवर्स थे वो तो वाई के ही थे, 30/7। फोर सही, 2/7। दिस इज द आंसर। यही आया था कुणाल? सी, अच्छा सी लिखा था उन्होंने, सही है। फिर ठीक है, 4 सही 2/7। ऐसे ही किया था, सिंपल लिख रख दिया होगा और कर दिया होगा, इसमें क्या है? कंपेयर वाई से करा रहा, वाई के आर मान लो, क्या दिक्कत है? डिस्टेंस सेम है उससे कर लो, डिस्टेंस तो सेम है उससे लिख लो। स्पीड ऑफ एक्स इन फर्स्ट इंस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एक्स इन सेकंड इंस्टेंस इक्वल्स टू, उल्टा हो जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा, रख दो टाइम। पहले स्पीड एक्स थी, फिर स्पीड 2x होगी। दूसरी बार टाइम T-2 हो गया, पहले टाइम T+3 था। बस रख दो इसमें, यहां से आ जाएगा। कैसे भी कर लो, जैसे करते हो कर लो, नोट टफ। ये वाला भी कराएंगे, पहले रिलेटिव स्पीड पढ़ाते हैं उसके बाद कराएंगे। अब हमारे पास 3 कंसेप्ट और बचे हैं मेनली, जो स्ट्रेट लाइन की है, उसके बाद आपके राउंड वाले आएंगे, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन की आपकी है उसमें मेनली 3 4 कंसेप्ट और बचे हैं, तो उनमें से मैं एक दो कंसेप्ट आपको और सिखाता हूँ। तो यहाँ तक के कंसेप्ट आपको समझ में आए। पीवाईक्यू भी हमने किए, लगभग 8 10 सवाल कर दिए, सारे सीएपीएफ पे निपटा दिए। सीएपीएफ में कोई रेलगाड़ी वगैरह का पूछा नहीं है पिछले कई सालों में, बहुत पुराने सवाल रहे होंगे। यही है, जो सवाल पूछे थे वो यही थे। तो देखो अगला कंसेप्ट है वो रिलेटिव स्पीड का है, अच्छा कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपका ट्रेन में भी काम आएगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपका बोट में भी काम आएगा, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपका नॉर्मल भी काम आएगा। तो व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? तो रिलेटिव स्पीड अगर आप बोलेंगे तो हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड इज सिंपली द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट
विद रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। रिलेटिव किससे होता है? आपसे पूछेंगे कुणाल के रिलेटिव आपके मार्क्स कितने आए, या कल्पेश के रिलेटिव आपके मार्क्स कितने आए, तो ये क्या है आपका, उससे किसी दूसरी चीज से कंपेयर करोगे ना रिलेटिव, जैसे बोलते हैं रिलेटिव परफॉर्मेंस कितनी रही, तो एक एक चीज की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू अनदर स्पीड, अनदर ऑब्जेक्ट की स्पीड, तो उससे कंपेयर करके रिलेटिव स्पीड आती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है जो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और वापस कोई आदमी 20 किलोमीटर पर आवर से आपके घर आ रहा है। मतलब एक आदमी तो आप तो इस आदमी से मिलने के लिए इस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो आपसे मिलने के लिए इस डायरेक्शन में वापस आ रहा है, तो वो भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना भाई, और आप भी कर रहे हो, तो उनकी स्पीड आपस में सम हो जाएगी, है ना। तो दोनों एक तरह से देखा जाए तो 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, क्योंकि वो 50 से वो भी तो चल रहा है ना भाई आपकी तरफ। अगर आप 50 से चल रहे हो तो वो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो जो क्यूमुलेटिव स्पीड है वो तो 70 किलोमीटर पर आवर है ना उनकी। उस ऑब्जेक्ट को अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान लें, तो आपका वो जो उनका स्पीड आएगा वो 70 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये देखो दो ही कंसेप्ट है। अगर आप वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर जो दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनके डिफरेंस से आती है रिलेटिव स्पीड। जैसे मान लो ए था वो 50 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा होता, और बी था वो 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा होता इसी डायरेक्शन में, तो अगर वो 50 चलेगा तो दूसरे वाला भी आगे 20 निकल जाएगा। तो इफेक्टिवली वो कितने चला है? 30 किलोमीटर। अगर एक घंटे की बात करूं, अगर पर्सन ए 50 किलोमीटर चला है और पर्सन बी 20 किलोमीटर चला है पहले घंटे में, तो रिलेटिवली तो कितने चले हैं वो? 30 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर चला, लेकिन उस बीच में वो भी तो 20 आगे निकल गया ना, तो रिलेटिव जो उनकी मोशन थी वो 30 किलोमीटर ही थी। तो इस तरह से उनका डिफरेंस करके आपको रिलेटिव स्पीड मिलती है इफ दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। मान लो दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ट्रेन भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, आदमी भी ऑब्जेक्ट ही है, तो या दो कार, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो S1 - S2 आ जाएगी, और उनका मॉडुलस ले लेना, क्योंकि वो तो हमेशा प्लस ही होती है ना स्पीड। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड आएगी इन केस ऑफ सेम डायरेक्शन। ओके, अब सेकंड है अपोजिट डायरेक्शन। तो अभी बताया तो था अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की सम हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में सम हो जाएगी, तभी वो 50 किलोमीटर चला है, दूसरा 20, तो दोनों 70 चल गए एक दूसरे की तरफ। तो अगर ये वाला P1 स्पीड से जा रहा है, ये वाला P2 स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2 का। लेकिन एक चीज हम आपको यहाँ पे कॉन्शियस करेंगे, यहाँ आप गलती कर सकते हो, और जो हमने PYQ में नोटिस करी है, जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ना, ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये तब लगेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ एक टाइम पे चले। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टू ऑब्जेक्ट मूव एट, या स्टार्ट एट सेम टाइम, मूव की बजाय स्टार्ट लिखना चाहिए, स्टार्ट एट सेम टाइम। क्योंकि एक बात बताओ भाई, अगर एक बाद में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड से कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो आदमी पहले चल चुका है पहले वाला, और दूसरे वाला तो अभी खड़ा ही था 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, अगर वो 2 घंटे बाद चलेगा तो तब तक की दूरी आप पहले निकाल लोगे। मतलब रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो उस टाइम पे लगाना जब वो एक साथ स्टार्ट करें किसी, मान लो ए इधर से स्टार्ट कर रहा है, बी इधर से स्टार्ट कर रहा है, और वो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलेगा रिलेटिव का। और वो बोले कि ये उसके 2 घंटे बाद शुरू कर रहा है, तो 2 घंटे का अलग निकलेगा, उसके बाद रिलेटिव शुरू होगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिलेटिव का, बस ये बात हम आपको बोलेंगे। बाकी PYQ में कराएंगे कल को, उसके सवाल भी ढूंढ के लाएंगे, थोड़ा सब्र करोगे कि हमें भी सर्च करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो आई विल सर्च एंड आई विल कंपाइल देम टुगेदर, 5-6 क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के। बट जो रिलेटिव स्पीड है उसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां तक हमने अपने टाइम पे सोल्व करते हुए देखी थी, कि उसका जो टाइमिंग है ना, कब वो शुरू कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेम टाइम पे करना चाहिए। जैसे मान लो दो ट्रेन है, वो एक दूसरे की तरफ दो स्टेशन से चलती हैं, पहले वाली 2 घंटे पहले चल जाती है, दूसरी 2 घंटे बाद चलती है, तो भाई 2 घंटे भी तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा ना, तभी तो 2 घंटे बाद चल रही है दूसरे वाली। तो जो 2 घंटे के बाद चलेगी तब रिलेटिव लगेगा, और जो शुरू के 2 घंटे वाली वो पहले रिड्यूस हो जाएगी, राइट। जैसे मान लो ऐसे पूछ ले वो, कि टू ट्रेन, मान लो एक ट्रेन दिल्ली है, ऐसे लिख सकता है, लैंग्वेज तो कुछ भी बना सकता है, एक ट्रेन मुंबई है, इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड इट ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, राइट। द ट्रेन एट दिल्ली स्टार्ट एट 9 AM
and the train from Mumbai starts from 11 a.m. Right? The distance between Delhi and Mumbai is 850 kilometer. After how many hours they will meet each other? ठीक है, तो मान लो ये तो सिंपल है, इन फ्यूचर यही रिपीट हो जाएगा। तो देखो ये 9 बजे है और ये 11 बजे है, इसका मतलब है 2 घंटे पहले चल रही है दिल्ली से मुंबई की तरफ। तो 11 बजे ही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट शुरू होगा, सेम टाइम पे, समझ रहे हैं आप? उससे पहले का आपको अलग निकालना पड़ेगा। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो इसने 100 किलोमीटर तो ट्रेवल कर लिया होगा 2 घंटे में। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी? 100 किलोमीटर। यहाँ पे बच जाएंगे 11, यहाँ पे बच जाएंगे भाई 11। अब लगेगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, इससे पहले नहीं लग रहा था। इससे पहले तो भाई ये 100 किलोमीटर इन्होंने ट्रेवल कर लिया था, तो 2 घंटे तो ये यहीं पे आ गई। अब डिस्टेंस कितनी बची? 750। और स्पीड कितनी हो जाएगी? दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, कब मिलेंगे? तो ये 100 और ये आपका 50 से कर रहा है, तो कितना हो गया दोनों का स्पीड आपस में? 150। और डिस्टेंस कितनी है? 750। 100 प्लस 150, तो यहाँ पे कितने घंटे आ जाएंगे? 5 आवर। और 2 आवर ये थे, तो 7 आवर बाद मिलेंगे। ये चीज है, समझ रहे हैं आप? इस तरह से 2 घंटे, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो सेम टाइम पे एप्लीकेबल होगा। ये वाला भी सेम टाइम पे स्टार्ट करे और ये वाला भी सेम टाइम पे स्टार्ट करे। ये आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। समझ में आया सबको? रिलेटिव स्पीड है क्या, अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में कैसे निकलती है, बट द थिंग इज दे स्टार्ट एट द सेम टाइम। बस इसमें एक ही कैच है। अब यार एक ही पॉइंट याद रखना है बस, तो आपको 100 चीजें थोड़ी याद रखनी है, यही एक याद रखना है। ओके, क्या हम ट्रेन भी करा सकते हैं? अभी तो टाइम है, ट्रेन करा सकते हैं। ट्रेन इज नॉट अ टफ कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट। ट्रेन, पहले बताओ किसको ट्रेन पसंद है, और किसी को किस मतलब ट्रेन को कौन पसंद करता है? किसी ने वो देखा है सो बिग बैंग थ्योरी? है कोई यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी का फैन? somebody? nobody? किसी ने बिग बैंग थ्योरी नहीं देखा? उसमें सेल्डन एक होता है, सेल्डन कूपर। ही लव्स ट्रेन। मतलब साइको होता है वो भी। फिजिसिस्ट होता है, लेकिन ठीक है। ही लव्स ट्रेन, मतलब अगर उसको चिढ़ाना है तो आप बोल दो आई हेट ट्रेन। वो चिढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, वैसे ट्रेन आर वेरी गुड इन्वेंशन। इंडिया में तो बहुत सही है। स्लिप आप थर्ड एसी करो, सो जाओ मस्त। जब खाना है फिर खा लो, फिर सो जाओ। मतलब 2-3 तक सो, और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, सो जाओ लंबा। टिकट करके सो जाओ। सेकंड एसी पकड़ो और पर्दा लगाओ, सो जाओ। फिर उठो, फिर मूवी देखो, खाओ, सो जाओ। ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा आपको कहीं और। इंडिया में बाकी टाइम आपको सब बिजी रखेंगे, घर पे भी, ड्यूटी पे भी। लेकिन ट्रेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काम नहीं बता सकता है। आपको बस अपना ही काम करना है और सो जाना है, और मूवी देखनी है। तो इंडिया में सही है, स्लो ट्रेन बढ़िया है। देर तेजी से जाना ही क्यों है भाई, जाके काम बता देंगे। तो स्लो स्लो चलेंगे इसी से आराम से, सोते हुए मस्त एकदम। तो देखो ट्रेन अब हम पढ़ाएंगे। ओके, जनरली सवाल कैसे आते हैं कि जैसे ट्रेन पासिंग अ पोल, जैसे कि ट्रेन पासिंग अ प्लेटफॉर्म, टू ट्रेन पासिंग ईच अदर। लेकिन एक बात तो याद रखेंगे ना, रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो कब लगेगा? जब वो दोनों ट्रेन सेम टाइम पे स्टार्ट करें। अदरवाइज सेम टाइम तक पहुंचने तक आप वेट करेंगे। समझ गया ना उसको? हंसी मजाक में कंसेप्ट मत भूलो, कंसेप्ट सेम ही है। तो सबसे पहली चीज जो है इसमें वो ये है कि ट्रेन पासिंग अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दो तरह के हो सकते हैं, या तो पोल हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना, उसकी विड्थ कुछ हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विड्थ। अगर वो नेग्लिजिबल विड्थ का है, देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है ना गाइस। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब उसके कोई बाउंडेशन नहीं है ना, उसकी विड्थ कुछ ज्यादा हो सकती है। जैसे प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, तो ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करने में ज्यादा टाइम लगेगा ना कि एक सिंगल आदमी को, क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो खुद विड्थ है ना कुछ। आर यू गेटिंग इट? तो अगर वो नेग्लिजिबल विड्थ का है, जैसे मान लो कोई पोल है, पोल की कोई विड्थ थोड़ी होती है। कोई मैन है, एक्सेप्ट दैट वो बहुत मोटा या भारी ना हो, सॉरी,
पार्डन, लेकिन हाँ अगर कोई मतलब नेग्लिजिबल विड्थ का कोई ऑब्जेक्ट है, देयर इज समवन, कोई आदमी ऐसे ही नॉर्मल पतला है, तो नेग्लिजिबल विड्थ। या फिर मान लो आपका कोई आदमी गलत लिख दिया है, चलो कुछ और लिख देते हैं, जैसे टॉय, मतलब छोटे वाला, तो ऐसा उसको वो पास करती है, रखा है प्लेटफॉर्म पे कोई टॉय, तो उसको पार करते हैं, तो आपका नेग्लिजिबल विड्थ है। उसकी विड्थ आप काउंट नहीं करोगे ना, कोई 1-2 सेंटीमीटर होगी, डजेंट मैटर। अगर ट्रेन की लेंथ एल है और वो एस स्पीड पे पोल को पार कर रही है, एस स्पीड मतलब उसका कोई किलोमीटर पर आवर स्पीड हो सकती है, मीटर पर सेकंड स्पीड हो सकती है, यहाँ पे जो लेंथ है वो मीटर में हो सकती है, जहाँ पे जो लेंथ है वो किलोमीटर में हो सकती है। पहले तो उनको सेम कर लेना। किलोमीटर में अगर विड्थ दे रखी है तो स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर कर लेना, अगर वहां पे मीटर में दे रखी है तो वो चेंज कर लेना, यूनिट्स। सबसे शुरू में यूनिट ही सिखाई थी। तो देखो यहाँ पे तो ट्रेन है, ये है ट्रेन, ये रहा पोल, पोल ले लेते हैं, ठीक है, ये पोल है, तो ये ट्रेन है। ट्रेन चली इधर से ऐसे सीधी, तो पहले ट्रेन यहाँ पे रही होगी, राइट? यहाँ पे ट्रेन आई होगी, कहीं पे पोल के किनारे पे आई होगी ट्रेन। उसके बाद जब ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया होगा, तो ट्रेन का सबसे पीछे वाला एंड यहाँ पे होगा और ये सबसे आगे वाला एंड यहाँ पे आ गया होगा, राइट? तो अगर जो ट्रेन आपकी एल मीटर की है, तो ये तो उसकी फाइनल पोजीशन है, सबसे आगे वाला। सोचो ना, आप थोड़ा विजुलाइज करो यार। ट्रेन पोल को पार कर रही है, इसका मतलब ट्रेन का सबसे पीछे वाला पार्ट ट्रेन को उस पोल को पार कर चुका है, और शुरुआत हुई थी सबसे पहले वाले पार्ट से। तो ट्रेन को यहां से यहां तक उसको अपनी क्या पूरा करना है, उसकी खुद की लेंथ पूरी करनी है। तो उसको जो टाइम लगेगा, वो टाइम जो आ जाएगा, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इज इक्वल टू एल अपॉन एस। क्योंकि एस तो स्पीड है और एल उसकी लेंथ है, तो उसे बस अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना था। अगर वो अपनी लेंथ को क्रॉस कर लेती है, एल मीटर की अगर जो ट्रेन है, तो वो एल मीटर अगर उसने ट्रेवल कर लिया तो उसने पोल को पार कर लिया, और ऐसी स्पीड है। और हमें पता है कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट गाइज? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड उसकी एस है, लेंथ एल है, तो हो गया टाइम बराबर एल अपॉन एस। सो दैट मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है नेग्लिजिबल विड्थ में। नेग्लिजिबल विड्थ में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो ट्रेन की लेंथ के बराबर होती है। समझ में आया कैसे ट्रेन ने क्रॉस किया है पोल को? पोल को क्रॉस किया है, इसका मतलब उसने अपनी लेंथ को क्रॉस किया है। पोल को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंजन पहले सामने आएगा, फिर इंजन से चलते हुए पूरा पार हो जाएगा, पीछे एक वो गार्ड रूम, तो पूरा गार्ड रूम तक का जितना लेंथ है, तो वो उसकी ट्रेन की लेंथ है, राइट? सो दिस इज एल, जो झंडे पीछे हिलाता है, तो मतलब एल लेंथ और डिवाइडेड बाय एस। पीछे से वो लाइट भी दिखाता है कभी कभी, जब ट्रेन लास्ट में चलती है, मतलब कि अब हम जा रहे हैं, कैसे ग्रीन कर देगा, दूर से दिखा देगा। तो सब वो पूरा पार करेगा, तो एल अपॉन एस। तो ये आपकी आ जाएगी उसकी टाइम टेकन। दूसरा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ, इस बार नेग्लिजिबल की जगह मैं बोलूंगा सब्सटेंशियल वेट। तो मान लो ये तो ट्रेन है आपकी, इतनी बड़ी ट्रेन है, और मैं मान लो ऑब्जेक्ट को प्लेटफॉर्म ले ले रहा हूँ। प्लेटफॉर्म यार थोड़ा मतलब आपको नॉर्मल भी तो पता होगा ना, स्टेशन वगैरह पे गए होंगे तो पता होगा प्लेटफॉर्म कितना बड़ा होता है, लंबा प्लेटफॉर्म होता है। तो प्लेटफॉर्म इज सो ऑफ सब विड्थ। तो जब कोई ट्रेन आएगी तो ट्रेन यहाँ से प्लेटफॉर्म के यहाँ से स्टार्ट करेगी, राइट? देखो जहां मैं अभी नोट कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करेगी, इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के बाद में ट्रेन का जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे ट्रेन का इनिशियल पॉइंट होगा, फिर वो अपनी पूरी लेंथ को क्रॉस करेगी, राइट? तो तब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, अदरवाइज तो उसका कुछ हिस्सा रहेगा ही ना। तो एक तो ये ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों को उसको क्रॉस करना है। एक तो ट्रेन की लेंथ पूरी पार हो जाएगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो जो टाइम होगा वो क्या आएगा? प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाय एस। ई इज इक्वल टू पी प्लस एल डिवाइडेड बाय एस, राइट? पूरा प्लेटफॉर्म प्लस पूरी ट्रेन, तो उन दोनों को जोड़ने के बाद वो उसको क्रॉस करेगी। तो प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ डिवाइडेड बाय एस। ओके। या मान लो उनको ब्रिज दिया होता, तो जो ब्रिज की लेंथ है वो भी क्रॉस करनी पड़ती। समझ रहे हैं?
तो ब्रिज की लेंथ हो जाती है, ब्रिज की लेंथ मान लो बी है, बी प्लस एल डिवाइडेड बाई एस। बट याद रखना अगर जो ये लेंथ है वो आपकी मीटर में है और ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो या तो इसको मीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, या इसको किलोमीटर में चेंज कर दो आंसर के हिसाब से। ये ध्यान रखना। इस वाले में बस आप एक ही चीज में फंस सकते हो गाइस, कि वो आपको यूनिट में फंसा सकता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। यूनिट ऐसे दिया होगा, जैसे मान लो ट्रेन की स्पीड तो दी होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लेंथ दी होगी 750 मीटर, और ब्रिज की लेंथ दी होगी 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर प्लस 750 मीटर को भी किलोमीटर में चेंज कर दो, आर आ जाएंगे। क्या पता आंसर मिनट में दे रखा हो, तो फाइनल में जाके आर को मिनट में चेंज कर दो। वैसे ओनली द यूनिट्स कैन डिफर, अदरवाइज दिस इज वेरी इजी। तो ये तो हो गया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ट्रेन में हमने क्या पढ़ाया आपको? ट्रेन में हमने आपको पढ़ाया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे विजुलाइज करना होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या पढ़ाया? दो चीजें, एक तो नेग्लिजिबल विड्थ, सही नहीं लिखी है स्पेलिंग, जज मत करना, जो रिकॉर्डिंग में देखेंगे वो भी जज मत करना, और ये सबस्टेंशियल विड्थ, जी आई लगा लेना वरना। ठीक है, बाकी ये सबस्टेंशियल विड्थ और ऊपर सब नेग्लिजिबल विड्थ। तो दो चीजें हमने पढ़ा दी आपको स्टेशनरी में। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या हो सकता है? मूविंग। एक तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या चीजें हो सकती हैं? बताओ बताओ बताओ। एक तो रनिंग मैन नेग्लिजिबल सर, विड्थ, रनिंग मैन। नहीं रनिंग मैन तो होगा, नेग्लिजिबल विड्थ होगा, या फिर से जज मत करना, सब्सटेंशियल विड्थ होगा। ओनली टू केसेस कैन बी देयर। देखो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में भी दो ही केस हो सकते हैं, और मूविंग ऑब्जेक्ट में भी दो ही केस हो सकते हैं। या तो नेग्लिजिबल विड्थ, सब्सटेंशियल विड्थ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में दे सकता है, ये वाला सिखा दिया। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में आपका सब्सटेंशियल विड्थ भी दे सकता है। ऐसी मूविंग ऑब्जेक्ट में नेग्लिजिबल विड्थ और सब्सटेंशियल विड्थ और कर लो, तो ये पूरा ट्रेन का कंसेप्ट है। बस यहीं पे ट्रेन खत्म है, इतने में इसको विजुलाइज रखो, हो गया ट्रेन। मतलब इस पूरे कॉलम के अंदर ट्रेन खत्म हो गया। तो इस तरह से नोट्स भी बनते हैं और माइंड मैप बनता है, इसको माइंड मैप बोलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स में माइंड मैप मदद करता है। ठीक है, तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको आप नेग्लिजिबल विड्थ से करो। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन है, तो इसमें भी दो केस आ जाएंगे अब। केस फर्स्ट, जो आपकी ट्रेन थी वो भी मूव कर रही थी और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा था, तो मूव कैसे कर सकता है? ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ट्रेन भी कर सकता है, और ऑब्जेक्ट्स अवे फ्रॉम द ट्रेन भी कर सकता है। इट कैन गो टुवर्ड्स द ट्रेन और इट कैन गो अवे फ्रॉम द ट्रेन, राइट? बोथ थिंग्स कैन हैपन। तो जब ऑब्जेक्ट ट्रेन की तरफ आएगा, तो देखो मैंने बताया था नेग्लिजिबल वाले में विड्थ को काउंट नहीं करते। जैसे एक आदमी है तो उसकी विड्थ थोड़ी काउंट करोगे। या फिर मान लो आपका कार की तो कुछ थोड़ी बहुत विड्थ हो सकती है, पर्सन, या फिर आप मान लो कुछ और भी वो देगा, उसकी विड्थ नहीं रहेगी। मतलब आप समझ जाओगे, अभी मेरे को नहीं आ रहा आइडिया। तो जो कुछ मतलब ऑब्जेक्ट ट्रेन की तरफ जाएगा, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट ट्रेन की तरफ आ रहा है और ट्रेन ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, तो मतलब रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो आपका यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ट्रेन की स्पीड को मैं टी से लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की ओ से लिख रहा हूँ, तो टी प्लस ये हो जाएगी। ठीक है, अब अगर वो ट्रेन से दूर जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, सिखाया है ना अभी। तो यहाँ पे लेंथ तो सेम रहेगी, एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्रेन है। ये तो सिखाया दिया ना पहले स्टेशनरी वाले में, कि लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन में यहाँ पे ट्रेन माइनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट माइनस ट्रेन, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसमें से छोटे वाला माइनस हो जाएगा। क्या पता, मतलब जो दूसरे वाला है उसकी ऑब्जेक्ट स्पीड, जैसे मान लो ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर पे है, जब स्लो स्लो चल रही है, मान लो आउटर पे आने वाली है, और दूसरे वाला आदमी जो 10 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहा है, तो यहाँ पे आदमी में से ट्रेन की घटा देना, मतलब उनकी डिफरेंस लेना है। तो वहां से आपको उनका क्या मिलेगा? रिलेटिव। ठीक है, सर जैसे गन फायर की तो फिर उसकी स्पीड ज़्यादा क्या होगी। क्या यदि गन फायर की तो समझ में नहीं आ रहा आपकी बहुत आवाज। मतलब गन से यदि बुलेट फायर की तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। हाँ हाँ, राइट राइट, नाइस, नाइस एग्जांपल। तो बुलेट वाली जो स्पीड है उसमें जो है आपको माइनस क्या करना है? बड़े में से छोटा, तो आपको रिलेटिव मिल जाएगा, रिलेटिव स्पीड कितनी है।
तो आपको बस उसको रखना है और आ जाएगा। ऐसे ही नेग्लिजिबल के अलावा मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, सब्सटेंशियल विड्थ आ सकता है। सब्सटेंशियल विड्थ क्या होगा, जैसे मान लो कोई दूसरी भी ट्रेन ही दी हो, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन, तो दूसरी ट्रेन की भी कुछ लंबाई होती है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है ट्रेन जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करें, एक तरफ मूव करेंगे तो आपकी लेंथ जुड़ जाएंगी और जो स्पीड है वो भी जुड़ जाएगी, T1/T2 हो जाएगी। और अगर वो एक दूसरे से अलग मूव करेंगे तो लेंथ तो वापस से जुड़ेगी, अगर ऑब्जेक्ट है तो लेंथ तो जुड़ेगी हमेशा, ये बात याद रखना। ध्यान से सुन लो कि दोनों के अगर जो कुछ विड्थ दी हुई है तो हमेशा डिस्टेंस जुड़ जाती है, जैसे प्लेटफॉर्म है या दूसरी ट्रेन है तो वो हमेशा जुड़ेगी, जो स्पीड है वो चेंज होगी रिलेटिव। अगर वो एक दूसरे से अलग जा रही है, एक सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो T1 - T2 हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, वो सिखाया था रिलेटिव में। तो चार कंसेप्ट हो गए। तो कुल मिलाकर ट्रेन यहाँ कन्फाइन हो गई। ये रहा ट्रेन, ये रहा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये रहा नेग्लिजिबल विड्थ, ये रहा सब्सटेंशियल विड्थ, ये रहा मूविंग ऑब्जेक्ट, ये रहा नेग्लिजिबल विड्थ, ये रहा सब्सटेंशियल विड्थ, ये रहा नेग्लिजिबल विड्थ तो L/S, ये रहा सब्सटेंशियल विड्थ L+P/S। ये रहा नेग्लिजिबल विड्थ, तो दो केस, यहाँ पे भी दो केस, पता नहीं है ना आगे पीछे, मूविंग है तो उसकी तरफ भी हो सकता है, उससे दूर भी हो सकता है, उसकी तरफ है तो आपका L, नेग्लिजिबल में L ही रहेगी लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की लेंथ हम ऐड नहीं करेंगे, ये ट्रेन की लेंथ है। L/, अगर उसकी तरफ भाग रहा है तो आपका S+O हो जाएगा, दूर जा रहा है तो S-O हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ है तो S+O, सेम डायरेक्शन में है तो S-O। ऐसी सब्सटेंशियल विड्थ में क्या हो जाएगा, सब्सटेंशियल विड्थ में आपका L1 + L2 दोनों की लेंथ ऐड होगी, एक दूसरे की तरफ है तो S+O, एक दूसरे से दूसरी तरफ है तो S-O, लेंथ हमेशा ऐड होगी। ये बस ये हो गया, ट्रेन खत्म, ये रहा ट्रेन। तो बस इतने में ट्रेन हो जाएगा। समझ रहे हो, आप ऐसे माइंड मैप बना के जल्दी से रिवाइज कर सकते हो। दिस इज द थिंग अबाउट ट्रेन, नथिंग एल्स कैन बी देयर, राइट। बस इसी से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, हैव यू गॉट ट्रेन्स? शुड आई टीच बोट एज वेल? Yes, sir. व्हाट से? Yes, sir. Both. ओके, अगली बार पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, अगली बार पढ़ाते हैं। बाकी ठीक है, ये डन है ना, क्वेश्चन भी करा देंगे। आपको समझ में आया? वैसे तो मतलब हमें क्लास की रेस्पॉन्स देख के ऐसे लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं पढ़ाने में, या फिर मुझे लगता है कि फोन ने हम सबको इतना सबस्यूम कर लिया है कि हम बाकी चीजों पे 2 घंटे दे सकते हैं, मूवी देखने में या यूट्यूब पर में, लेकिन क्लास में नहीं आ सकते हैं। समझ रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत बार बहुत देर यूट्यूब देख लेंगे, इतना सारा कंसेप्ट आप यूट्यूब पे जाके भी देखोगे तो आपको कम से कम 4 क्लास देखनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप जाके देखोगे, एक क्लास में बोर्ड सिखाएगा, एक में सवाल ही कराएगा 10, समझा ही नहीं रहा है भाई, समझा के अलग करो ना कंसेप्ट को। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के आपको कम से कम 8 क्लास ले लेंगे वो। ये सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन वही है कि आपको वही है, सोच रहे हो कि क्या ही देखें। चलो 12 लोग बचे हैं, मतलब उसमें 2 मैं हूँ, 10 लोग हैं क्लास में, तो 10 लोग का हिसाब का मतलब है कि 1/5 हो चुके हैं। तो 1 महीना, जनवरी के महीने में ये हाल है, या तो क्या पता ठंड है, तो पता नहीं क्या सिस्टम है। चलो कोई बात नहीं, अभी 5:31 हो चुके हैं, कोई बात नहीं। बाकी आप लोग जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं बोलूंगा एक 2 बार रिकॉर्डिंग मिस कर दो, तो पता चलेगा कि वो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, हमारे एफर्ट वहां भी पता चला कि रिकॉर्डिंग करके सब मतलब दे रहे हैं, और बाद में पता चला रिकॉर्डिंग बाहर में जाए, क्या मतलब रिकॉर्डिंग कह तो दिया है, देख रहे हैं, मतलब हम पे जैसे हमें खुद को, मतलब हमें कुछ मिलता हो उनके रिकॉर्डिंग देखने से। ठीक है, फिर कोई नहीं, ठीक है गाइस, आई थिंक आई विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास, प्रोबेबली 10-15 क्वेश्चंस। आई विल टीच बोट एंड आई विल फिनिश टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद सर्कुलर पाथ बचेगा, अभी तो ये स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कुलर पाथ बचेगा, सर्कुलर पाथ पे भी भागेंगे ऑब्जेक्ट्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।